आप देख रहे हैं स्टोरीज की दुनिया। एक समय की बात है। रामपुर राज्य पर हरीश नाम का एक किसान रहता था। वह अपने खेतों में आलू, मटर, लौकी और टमाटर की खेती करता था। हरीश अपने सभी फसलों को अपने बैलगाड़ी में लादकर गांव-गांव बेचने जाता था। एक दिन सेठ राम प्रसाद का आदमी हरीश के घर आया और कहने लगा, मैं सेठ राम प्रसाद का आदमी हूँ। मैं पास ही के गांव शिवपुर से अपने सेठ का संदेश लेकर आया हूँ। मेरे मालिक सब्जियों का व्यापार करते हैं। मेरे मालिक की नगर में सब्जियों की बहुत बड़ी दुकान है। मेरे मालिक को नगर में सब्जियां बेचने के लिए बहुत अधिक मात्रा में सब्जियां चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। जैसा कि तुम सारी की सारी सब्जियों की खेती करते हो, अगर तुम अपने खेतों की सब्जियों को मुझे बेचना चाहो तो मैं तुम्हें उसकी अच्छी कीमत दूंगा। माफ करना भाई, मैं अपने खेतों में आलू, मटर, गोभी और टमाटर जैसी सब्जियों को थोड़ी थोड़ी करके लगाता हूँ और उन सब्जियों को मैं खुद ही बैलगाड़ी में लादकर गांव-गांव जाकर बेचता हूँ। मैं मंडी के दलालों को अपना माल नहीं बेचता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे गांव के सभी लोग मेरे मालिक राम प्रसाद के पास ही अपना फसल बेचते हैं। भाई हरीश, गांव-गांव जाकर सब्जियां बेचने से तो अच्छा है कि एक ही बार में सारा सब्जी को बेच दो। देखो भाई, मैं किसान हूँ और मेहनत करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही साथ मुझ में पैसे कमाने का कोई भी लालच नहीं है। बाकी मैं लोगों को साफ सुथरी सब्जी बेचता हूँ। यही मेरा परम कर्तव्य है और मैं इसी कार्य को कर कर बहुत खुश हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपनी सब्जी मंडी में न बेचकर गांव-गांव जाकर सीधे लोगों में बेचूं। भले ही मुझे मुनाफा कम हो और वैसे भी मंडी में जो माल बिकता है वह लोगों तक पहुंचते पहुंचते बहुत महंगा हो जाता है और थोड़ी सब्जी खराब भी हो जाती है। इसलिए मैं अपनी सब्जी मंडी में नहीं बेचूंगा। मैं अपनी सब्जी को गांव-गांव जाकर सीधे लोगों में ही बेचूंगा। अरे भाई, तुम कैसी बातें कर रहे हो? एक बार फिर से सोच लो। मैं तुम्हारी सब्जी को अच्छी कीमत दे सकता हूँ। मैंने सोच रखा है और मुझे लगता है कि तुम मेरी बातों का बुरा भी नहीं मानोगे। अब व्यापारी को इतनी बात समझ आ गई थी कि हरीश अपनी सब्जियों को मंडी में नहीं बेचेगा। वह व्यापारी वहां से चला गया। और हमेशा की तरह हरीश अपनी सारी की सारी सब्जियों को बैलगाड़ी में लादकर बेचने के लिए दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। मुझे आज की रात यहीं बिता लेनी चाहिए। तभी पास में ही खड़े एक आदमी ने हरीश को आवाज लगाई। अरे भाई, कौन हो तुम? हमारे गांव के तो नहीं लगते हो। हरीश ने देखा कि पहनावे से वह आदमी बहुत ही अमीर दिख रहा था। अरे भाई, मेरा नाम हरीश है। यह सब्जी को बेचने के लिए इधर आया था, लेकिन काफी अंधेरा हो चुका है, जिसके कारण से मैं आगे का सफर नहीं तय कर पा रहा हूँ। आज रात यहीं आराम करूंगा और कल सुबह ही यहाँ से निकल जाऊंगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कहीं रात में रुकने के लिए मुझे कोई जगह मिल सकती है? अरे भाई, ये कौन सी बात है? तुम्हें रात बिताने के लिए हमारे गांव में जगह नहीं मिलेगी क्या? इसके लिए तुम इतना परेशान क्यों होते हो? तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे घर इतना बड़ा है, तुम आज रात यहीं रुक सकते हो। इसके बाद हरीश अपनी बैलगाड़ी को एक जगह खड़ा कर देता है और बैलगाड़ी से सारी सब्जियों की टोकरी को नीचे रख देता है और आकर उस आदमी के पास खड़ा हो जाता है। उस आदमी का नाम राम प्रसाद था। मालिक, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप जैसे लोग इस दुनिया में हैं, इसलिए हम जैसे गरीब लोग अभी तक जी रहे हैं, वरना न जाने इस गांव में कहां कहां भटकता फिरता। अरे भाई हरीश, इसमें क्या बड़ी बात है? एक आदमी ही दूसरे आदमी की मदद करता है। देखने में तुम तो बहुत ही मेहनती किसान लग रहे हो। मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम जैसे लोगों की सहायता करूं। वैसे तुम ये बताओ कि यह सारी सब्जियां तुम्हारे खेत की हैं या किसी व्यापारी से लेकर बेचने के लिए निकले हो?
अरे नहीं नहीं सेठ जी, यह सब तो मेरी अपनी ही खेत की फसल है। इतना भी बड़ा आदमी नहीं हूँ। उसके बाद उन दोनों में बहुत सारी बातें होती है। मैं अपने सब्जियों को सीधे लोगों में बेचने पर ही विश्वास रखता हूँ सेठ जी। अरे हरीश, अगर हर किसान तुम्हारी तरह यही सोचेगा तो कितना अच्छा हो जाएगा। कम कीमत पर सबको अच्छी सब्जियां मिल जाएगी। आजकल के दलाल सब्जियों को कम कीमत पर खरीदते हैं और उसी सब्जियों को जमा करके अधिक दामों पर बेचते हैं। मुझे तो लगता है कि उनका यह माल सही नहीं होता है, लेकिन आम लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। वह तो उचित कीमत पर सब्जियां खरीदते हैं, लेकिन उनके पास कोई और चारा भी तो नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा सेठ जी, लेकिन आजकल यही हो रहा है। ऐसा ना हो, इसीलिए मैं अपने सारे सब्जियों को सीधे ग्राहक के पास ही बेचता हूँ। मैं समाज के प्रति अपना कर्तव्य को पूरा कर रहा हूँ। सच में हरीश, तुम्हारे विचार बहुत ही नेक और अच्छे हैं। अगर सभी लोग तुम्हारे जैसा सोचेंगे तो सबका भला ही होगा। अच्छा, तो अब रात बहुत हो चुकी है, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है। तुम आराम से यहीं सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ। जी हाँ बिल्कुल सेठ जी, मुझे कल सुबह जल्दी उठना है तो मैं आराम करने के लिए जाता हूँ। इसके बाद दोनों आराम करने के लिए चले जाते हैं। रामप्रसाद ने एक चारपाई हरीश के लिए भी डाल दी। हरीश चारपाई पर लेटकर सोचने लगा। सेठ जी कितने अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मेरे लिए एक चारपाई भी दे दी। इतना धन संपत्ति होने के बावजूद भी इनके अंदर जरा सी भी घमंड नहीं है और इनका मन भी कितना नेक और निर्मल है। ऐसे इंसान बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं आजकल के जमाने में। इतना सोचते सोचते हरीश सो जाता है। जब अगली सुबह चिड़िया की चहचहाहट से हरीश की नींद खुल जाती है। सेठ जी ने मुझे अपने घर में जगह देकर मेरी बहुत मदद की है। इसके बदले में मैं कुछ टमाटर सेठ रामप्रसाद जी को देना चाहता हूँ। जब हरीश अपनी सब्जियों की टोकरी के पास पहुंचा तो टमाटर की टोकरी में से एक टमाटर की टोकरी गायब थी। हरीश के पास 3 टमाटर की टोकरियां थीं, पर एक टमाटर की टोकरी गायब थी। यह क्या? मेरी टमाटर की टोकरियां कहाँ गई? जरूर इसमें से किसी ने मेरी टमाटर की टोकरियां में से एक टोकरी चोरी कर ली। वह तुरंत ही घर के मालिक सेठ रामप्रसाद जी के पास पहुंचा और कहने लगा, सेठ जी, मैंने रात को सब्जियों की टोकरी रखी थी, तब मेरे पास टमाटर की टोकरियां 3 थीं, लेकिन एक टमाटर की टोकरी गायब है। क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे सामने ही तो मैं अंदर जाकर सो गया था और तुम मुझ पर ही आरोप लगा रहे हो। मैंने तुम्हें अपने घर में जगह देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। यह सुनते ही हरीश को समझने में जरा सी भी देरी नहीं लगी कि टमाटर की टोकरियां में से एक टमाटर की टोकरी इसी रामप्रसाद ने चोरी की है। हरीश बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा, तुमने पहले मेरा विश्वास जीता और फिर मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा इंसान समझ रहा था, लेकिन तुम तो बड़े ही चालबाज और धोखेबाज इंसान निकले। मेरे सो जाने के बाद तुमने मेरी एक टमाटर की टोकरियां गायब कर दी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना हरीश? जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। मैंने तुम्हारी सहायता की थी और तुम मुझ पर ही आरोप लगा रहे हो। सच में मेरी ही गलती है जो मैंने तुम्हें अपने घर में जगह दी और बेवजह मुसीबत मोड़ ली। रात में तो तुम्हारी बातों से लग रहा था कि तुम एक ईमानदार किसान हो, लेकिन तुम तो एक नंबर के बेईमान निकले। मैंने तुम्हें अपने घर में जगह देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। सेठ रामप्रसाद की बातें सुनकर हरीश को अब और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। पहले तो तुम चोरी करते हो, इसके बाद सीना चोरी करते हो। झूठ मत बोलो और चुपचाप मेरे टमाटर की एक टोकरी वापस लौटा दो, ताकि फिर मैं यहाँ से चला जाऊं। अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? चुपचाप शराफत से यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकालूंगा। सेठ रामप्रसाद की यह बात सुनकर हरीश मन ही मन सोचने लगा, अब इससे बात करना बिल्कुल ही बेकार है। हरीश ने अपनी सभी सब्जियों की टोकरी को बैलगाड़ी में रखा और वहां से निकल गया। हरीश वहां से निकलकर सीधे सरपंच बृजमोहन के पास पहुंचा और हरीश ने बीती रात की सारी घटना को
सरपंच ब्रिज मोहन को सुनाया। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे टमाटर की टोकरी को सेठ राम प्रसाद ने चुराया है, तो मैं तुम्हें उन्हें वापस दिला सकता हूँ। लेकिन जैसा कि तुमने बताया कि वह बहुत अमीर आदमी है, तो एक अमीर आदमी तुम्हारे टमाटर को क्यों चुराएगा? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे टमाटर किसी और ने चुराया है? नहीं सरपंच जी, मुझे पक्का यकीन है कि यह काम किसी और का नहीं है, बल्कि सेठ राम प्रसाद का ही है। अब इसका फैसला तो राम प्रसाद से बात करके ही लिया जाएगा। सरपंच ब्रिजमोहन ने अपने नौकर को बुलाया। सुरेश, जाओ और राम प्रसाद को यहां बुलाकर लाओ। जब सेठ राम प्रसाद सरपंच ब्रिजमोहन के घर पहुंचा, तब हरीश को पहले से ही देखकर समझ गया। सरपंच जी, मैं बिल्कुल ही निर्दोष हूँ। मैं इस किसान की मदद के उद्देश्य से मैंने इसको अपने घर में जगह दिया था, लेकिन ये उल्टा मुझ पर ही आरोप लगा रहा है। भला मैं इसके टमाटर को क्यों चुराऊंगा? मेरे तो खुद के खेत में ढेर सारा टमाटर है, लेकिन यह एहसान फरामोश मुझ पर ही आरोप लगा रहा है। इसके टमाटर कहाँ गए, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन चोरी तो तुम्हारे ही घर से हुई है, तो जवाब भी तुम्हें ही देना पड़ेगा। सुनो राम प्रसाद, तुम्हारे खेत में जो टमाटर है, उनमें से एक टमाटर को लेकर यहाँ आओ। सेठ राम प्रसाद टमाटर लेने के लिए अपने खेतों की ओर चला जाता है और सरपंच जी हरीश से फिर से चोरी की जानकारी लेने लगते हैं। कुछ देर के बाद सेठ राम प्रसाद अपने टमाटर को लेकर सरपंच के पास पहुंच जाता है। यह लीजिए सरपंच जी, मैं अपने खेतों से टमाटर लेकर आया हूँ। हरीश, तुम भी अपने बैलगाड़ी से एक टमाटर लेकर आओ। हरीश भी अपने बैलगाड़ी से एक टमाटर लेकर आता है। वहां पर गांव के कुछ और लोग भी मौजूद थे। सरपंच जी ने गांव के एक आदमी को इशारा करते हुए कहा, इसका नाम मोहन है और यह तरह तरह के सब्जियों का तारखी है। सब्जियों की गुणवत्ता को बहुत ही अच्छे से परख लेता है, इसलिए मैंने इसे यहाँ बुलाया है ताकि यह टमाटर की अच्छे से परख कर ले। मोहन, क्या तुम टमाटरों को जांच करके बता सकते हो कि टमाटर एक ही खेत के हैं या अलग अलग खेतों के हैं? मोहन ने टमाटरों को बहुत ही ध्यान से देखा और कहने लगा, इन्हें देखकर तो कोई फर्क नहीं लगता है सरपंच जी। इन्हें छककर ही इनके स्वाद का पता लगाया जा सकता है। अगर ऐसा है तो तुम इन्हें तुरंत ही छको और मुझे बताओ। सरपंच के कहने पर मोहन ने सबसे पहले सेठ राम प्रसाद के लाए हुए टमाटर को छका। जैसे ही मोहन ने वह टमाटर को खाया, वह चक्कर के मारे वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। ये सब देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। सरपंच जी ने पास में ही खड़े एक आदमी से कहा, नरेश, तुम तो एक वैद्य हो, तुम मोहन को देखकर बताओ इसे क्या हो गया है। नरेश ने मोहन को देखा और कहा, इस टमाटर में तो जहर था सरपंच जी, इसलिए टमाटर को खाते ही मोहन बेहोश हो गया। इसके प्राण भी जा सकते हैं, इसे तुरंत मेरे घर में ले जाना पड़ेगा। इसके बाद कुछ लोगों की सहायता से नरेश मोहन को अपने घर ले जाता है। क्या राम प्रसाद, तुम लोगों को मारना चाहते हो? तुमने अपने खेतों में जहरीले टमाटर लगाए हैं। इसके पहले भी मैं एक मामला सुना था जिसमें एक व्यक्ति को जहरीला टमाटर खाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। जरूर वह टमाटर तुमने ही उस आदमी को दिया होगा। अब तुम्हारे ऊपर चोरी के साथ साथ हत्या का भी मामला जुड़ जाएगा। यह सुनकर सेठ राम प्रसाद घबरा गया और वह सरपंच जी को घर के अंदर दूसरे कमरे में ले गया। सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए, ये टमाटर मेरे खेत का नहीं है। ये टमाटर तो किसान हरीश के खेतों का ही है। उसके ही खेत के टमाटर जहरीले हैं। अगर मुझे ये पता होता तो मैं कभी उसके टमाटर को नहीं चुराता। अगर किसी को सजा देनी है तो उस किसान को दीजिए, क्योंकि वही दोषी है। वह लोगों को जहरीले टमाटर बेचता है। अगर आप मुझे बचा लेंगे तो मैं आपको बहुत सारा पैसा दूंगा। एक तो तुमने चोरी की है और ऊपर से मुझे रिश्वत देने की बात कर रहे हो, और तुम हरीश को बलि का बकरा बनाना चाहते हो। मुझे तो पक्का यकीन हो गया है कि इसके पहले भी तुमने कई अपराध किए होंगे। इसी बीच वहां पर हरीश, मोहन और वैद्य जी पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर सेठ राम प्रसाद हैरान हो जाता है। यह तो बिल्कुल ठीक है, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ है, और अगर कुछ हो भी जाता तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। यह टमाटर तो इस किसान हरीश का है जो मैंने चुरा लिया था, इसलिए मुझ पर किसी की हत्या का अपराध नहीं लग सकता है। तुमने तो अपना जुर्म अपने आप ही कबूल कर लिया है। तुम अपना जुर्म कबूल कर लो, इसलिए हम सब ने मिलकर यह नाटक किया था। मोहन कोई सब्जी का दाता नहीं है
और हरीश के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए हम लोगों ने यह नाटक किया। तुमने जिस आदमी को हरीश के घर मंडी में सब्जियों को खरीदने के लिए भेजा था, हरीश ने उसे तुम्हारे घर काम करते हुए देख लिया था और यह बात हरीश ने मुझे पहले ही बता दिया था। हरीश ने तुम्हारे भेजे हुए व्यक्ति को अपना सब्जी नहीं बेचा, इसलिए तुमने हरीश को अपने ही घर के सामने रोका और उसे जगह देने का नाटक किया। तुम्हारे जैसे मंडी के नीच दलाल ऐसे काम करेंगे, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। भाई रामप्रसाद, मुझे तुम जैसे लोगों से कोई मदद नहीं चाहिए। तुम जैसे घटिया दलाल की वजह से ही लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अगर किसी मंडी के दलाल ने किसी गरीब किसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरीज की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।